हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, भारत में अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ। ठीक है, ये सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे हम बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके प्री मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मीन्स कि इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको सारे को एकदम से डिटेल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं और आई होप आप सभी के पास मैप होगा। तो जब भी आप जियोग्राफी पढ़ो तो मैप खोल के ज़रूर बैठो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो आप हेडिंग डालो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसमें यदि पहले हम बात करें तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है। ठीक है, जो हमारा जो हिमालयी अपवाह तंत्र है वो नवीनतम है और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो प्राचीन है। यह तथ्य नदियों की पौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। ये कैसे हमें साबित होता है कि हिमालयी अपवाह तंत्र युवावस्था में है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पौढ़ावस्था में है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि जो नदियों की पौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से ये तथ्य हमको आसानी से प्रमाणित होता है। ठीक है, बात करें यदि नेक्स्ट पॉइंट की, तो पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों एवं अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, पश्चिमी तट में स्थित जो पश्चिमी घाट है तो वो जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं और कुछ क्या है कि यहाँ अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, कुछ यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो उनके बीच क्या करता है, पश्चिमी घाट जो है वो विभाजक का कार्य करता है, मतलब कि बात करें तो जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो जो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली जैसे कि चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, केन, बेतवा व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र के अंग है। ठीक है, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती हैं, लेकिन ये कहाँ जाके मिलती हैं, गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, यहाँ से जो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय भारत से ही निकलती हैं। चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा, ये सारी नदियां हमारी प्रायद्वीपीय प्रदेश से ही निकलती हैं। ये सोन नदी हो गई, लेकिन जाके ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो प्रायद्वीप के प्रमुख नदी तंत्र महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीप के जो प्रायद्वीप नदी तंत्र में प्रमुख नदी तंत्र है तो उनमें कौन सी है, प्रमुख महानदी गोदावरी और कावेरी। तो इसका महानदी हो गया गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। ठीक है, ये कृष्णा नदी, ये इसकी प्रमुख नदी तंत्र है। बात करें थोड़ा इसके इतिहास में जाएं यदि हम, तो जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास कैसे होता है। ठीक है, इसमें बात करें यदि तो प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाएं वो कौन कौन सी है, तो पहली तो है कि आरंभिक टर्सरी, मतलब कि टर्सरी काल यानी कि टर्सरी पीरियड के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का अवतलन या धसाव हुआ, जिससे यह भाग क्या हो गया कि समुद्र तल से नीचे चला गया। परिणाम स्वरूप मूल जल संभर क्षेत्र के दोनों ओर नदियों की सामान्य सम्मित योजना में परिवर्तित हो गई। ठीक है, क्या हुआ था कि जब आरंभिक टर्सरी काल में के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का अवतलन या धसाव हुआ तो इनकी जिससे यह लगभग समुद्र तल के से नीचे चला गया। परिणाम स्वरूप मूल जल संभर क्षेत्र के दोनों ओर नदियों की सामान्य सम्मित योजना में परिवर्तित हो गई। ठीक है, बात करें इसका जो दूसरा पॉइंट है कि हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ।
जब हमारा हिमालय क्या है, हमारा लगातार जो हिमालय पर्वत है उसका उत्थान हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका विकास लगातार चल रहा है। तो हिमालय में उत्थान होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी भाग का अवतलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, भ्रंश द्रोणियों का निर्माण करती हैं। यहाँ पे बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियां इन्हीं भ्रंश घाटियों में अपवाहित हो रही हैं तथा अपरदित पदार्थ से मूल दरारों को भी भर रही हैं। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है, ठीक है। ये नर्मदा और ताप्ती नदियां भी क्या है कि इन्हीं भ्रंश घाटियों में अपवाहित हो रही हैं, ठीक है। बात करें जो तीसरा पॉइंट है, इसका तीसरा रीजन है कि इसी काल के प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है, ठीक है। जो यही मतलब कि इसी काल में जो टर्सरी काल था, तो क्या हुआ था, प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर, जो हमारा प्रायद्वीपीय खंड था वो क्या हुआ था, उत्तर पश्चिम से, उत्तर और पश्चिम से छोड़ के यहाँ उत्तर पश्चिम का इलाका छोड़ के क्या हुआ था, दक्षिण पूर्वी की ओर, ये दक्षिण पूर्वी की ओर की दिशा में झुक गया था। परिणाम स्वरूप इसका जो अपवार बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल बहाती हैं, ठीक है। इसमें से आपने हिमालयी जो अपवाह तंत्र की नदियाँ थी उनमें से आपने देखा था कि यहाँ से कुछ नदियाँ जो आती हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, लेकिन यहाँ की उत्तर भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ आके अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। इसमें बात करें यदि तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषताएं, क्योंकि आपको ये विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इनको आप नोट कर लो। पहला तो है कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि ये अपने एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, ठीक है। जो हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं वो ऐसे विसर्प टाइप का चलती हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे लहराते हुए चलती हैं, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अपने सीधे मार्ग पर चलती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो विसर्प नहीं बनाती हैं, जबकि हमारे उत्तर भारत की नदियां, आपको इसमें से कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है कि हिमालयी अववाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की तुलना करें या अंतर बताएं, तो आप यदि ये समझे रहोगे तो आसानी से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि वे अपने एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं और विसर्प नहीं बनाती हैं, ठीक है। जबकि हमारे उत्तर भारत की नदियां जो है मीन्स हिमालयी अववाह तंत्र की नदियां वो विसर्प बनाते हुए चलती हैं। ये नदियां बारहमासी नहीं हैं। जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो यहाँ से इधर की नदियां हैं वो क्या है, बारहमासी नहीं है, जबकि हमारे उत्तर भारत की नदियां बारहमासी हैं। इसका जो भी नेक्स्ट वीडियो देखा होगा उसको सारी बातें क्लियर होगी कि कैसे ये बारहमासी है। सो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। जो भी आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाके उन सभी वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये बात आप नोट कर लो कि यहाँ की नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं तो वो बारहमासी नहीं है, जबकि हमारे उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये नदियाँ समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं। यद्यपि जो ये नदियाँ होती हैं वो समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं, यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों में से नर्मदा और ताप्ती इसके अपवाद है। जितनी नदियाँ हैं वो सारी जब समुद्र में गिरती है ना, तो ये डेल्टा हो गया, महानदी डेल्टा हो गया, गोदावरी डेल्टा हो गया, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, सारी नदियाँ क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन इनमें से अपवाद स्वरूप कहीं ना कहीं हर एक अपवाद होता है, जिसमें से इसमें क्या अपवाद है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ठीक है, ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, मीन्स बोले तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। एस्चुरी मतलब क्या होता है, तो एस्चुरी मतलब आप समझ लो, जब नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है
मतलब जब यहाँ नदियों के मुहाने पर नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो मलबा होता है वो समुद्र में चला जाता है, तब इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को जब ये मलबा जो है वो कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, तो इस प्रकार समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि एस्चुरी कहते हैं। यहाँ पे जो मलबा आता है यहीं पे जम जाता है, जिससे हम डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी यदि बात करें तो एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो इसमें से आप लिख लो कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। ठीक है, यहीं पे आप नोट कर लो कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ये सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी जो बनाती है वो सेंट लॉरेंस नदी है। यहाँ पे बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। जो इनकी अपवाह द्रोणियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय नदियों की, वो अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू जो हिमालयी अबाह तंत्र की नदियाँ होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत बहुत ही प्राचीन भूभाग है। जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है बहुत प्राचीन भूभाग है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां हैं वो वृद्धावस्था में हैं, जो मुख्यतः वृक्षकृति का अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, एक मतलब कि वृक्षकृति का, जैसे वृक्ष की जड़ होती है वैसे अपना अपवाह तंत्र बनाते चलती हैं। देन उसके बाद बात करें तो दक्षिण भारत की सभी नदियाँ अपने आधार तल पर पहुंच गई हैं, जिनमें अपनी घाटी को लंबवत काटने की उनकी क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था जो हमारी हिमालयी नदियाँ थी वो क्या करती थी कि अब एक गार्ज बनाती जाती थी। ठीक है ना, अपनी घाटियों को काटती जाती थी। जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा, यहाँ पे नदियाँ हैं तो ये ऐसे घाटी बना दी जाती जिसमें इसकी गार्ज बनाती जाती थी। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अपने मतलब कि क्या बोले आधार तल पर पहुंच गई हैं, जिनमें से ये अपनी घाटियों को लंबवत काटने की उनकी जो क्षमता है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा पठारी इलाका है तो ये इनका जो आधार है वो काफ़ी मजबूत है, मतलब कि काफ़ी पठार वगैरह हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा अपनी घाटियों को नहीं काट पाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वर्तमान में ये नदियाँ धीरे धीरे अपने किनारे को काट रही हैं, जिससे इनकी घाटियाँ चौड़ी होती जा रही हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इनके निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। ठीक है, वर्तमान में ये क्या कर रही हैं, इनको जो लंबवत काटने की क्षमता न समाप्त हो रही है, लेकिन ये अपने घाटी के जो किनारे किनारे का भाग है तो उसको चौड़ा करती जा रही हैं। इसी कारण पर इसके परिणाम स्वरूप ही इसके निचले जो भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संभवतः हिमालय के निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का ढाल पूर्वी की ओर हो गया था। जब हिमालय का निर्माण होता है ना, मतलब जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो काफ़ी तीव्र गति से हो रहा था, तो झटके लगने के कारण क्या हुआ था कि दक्षिण भारत का ढाल पूर्वी की ओर हो गया था। ठीक है, यहाँ पूर्वी की ओर मतलब कि इसका ढाल हो गया था। तो जैसे कि नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर शेष सभी नदियाँ पूर्वी की ओर बहती हैं। बस इसका यही कारण है कि जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, मतलब प्रायद्वीपीय अबाह तंत्र की जितनी भी नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल क्यों गिराती हैं, तो इसीलिए कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके समय जो झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का जो ढाल था वो पूर्वी की ओर ज़्यादा झुक गया। अब जब ऐसे झुका हुआ है तो जो नदियाँ हैं वो अपना चल ढाल की ओर, तो पानी ज़्यादा तेज़ी गति से बहता है। तो इसमें से यदि अपवाद स्वरूप नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दे तो सारी नदियाँ जितनी भी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, ये तुंगभद्रा नदी, ये सारी नदियां क्या करती हैं, अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियां पठार के ढाल का अनुसरण ना करके
ये सारी नदियाँ क्या करती है, पठार के ढाल का अनुसरण करती है। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये पठार के ढाल का अनुसरण ना करके भ्रंश घाटियों से बाहर बहती हैं। यही कारण है कि ये नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जा गिरती हैं। ठीक है, तो आपसे इसका कारण यदि पूछा जाता है तो दोनों का कारण आपको समझ में आ गया कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्यों जल गिराती हैं। तो क्यों जल गिराती है कि मतलब जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का जो ढाल था वो पूर्वी की ओर ज़्यादा हो गया। इस कारण ज़्यादातर नदियाँ पूर्व मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। देन उसके बाद यदि नर्मदा और ताप्ती की बात की जाती है कि ये आखिर क्यों इधर जल गिराती है अरब सागर में, तो पठार के ढाल का अनुसरण ना करके भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। यही कारण है कि ये नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, ये जितने पॉइंट हम बोल रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद बात करें, अभी हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषताओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वर्ण रेखा, यहाँ से एक स्वर्ण रेखा मतलब स्वर्ण रेखा महानदी गोदावरी, कृष्णा का पेन्नार, पालार, कावेरी और बैगई दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं जो पूर्वी की ओर प्रवाहित होती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, कौन से हो गए, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा का पेन्नार जो हमारे केरल में है, पेन्नार नदी यहाँ पे है, और कावेरी नदी तथा पालार और बैगई दक्षिण भारत में के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं जो पूर्वी की ओर प्रवाहित होती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है तो उसके उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, अतः विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, यहाँ से विंध्याचल पर्वत की जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है तो यहाँ से कुछ उत्तर की तरफ है, जिसमें से क्या है कि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं, यहाँ पे हमारा विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो क्या है कि यहाँ से निकलती हैं। जो नदियाँ जैसे केन भी हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई, ये सारी नदियाँ उत्तर की ओर ज़्यादा प्रवाहित होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। अतः विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती है। इनमें चंबल, काली सिंध, केन, बेतवा, सोन नदियाँ प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत तो यहाँ पे है, विंध्याचल VNST ऐसे कुछ करके इसका आप फार्मूले से भी याद रख सकते हो कि विंध्याचल पर्वत हो गया, फिर नर्मदा नदी हो गई, फिर सतपुड़ा पर्वत हो गया, फिर ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, तो यहीं MP के आसपास है पूरा। आप ऐसे यहाँ पे देखो, ये जो मैप दिया हुआ है, 1 मिनट, ये क्या है, नर्मदा नदी हमारी है। ठीक है, ये नर्मदा नदी हो गई, ये ताप्ती नदी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत, और यहाँ पे क्या, ताप्ती नदी है। ठीक है, तो आपको इसमें से सही क्रम में भी आ सकता है मिलाने के लिए कि पहले विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा, ताप्ती, तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करो तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपको जाननी जरूरी हैं। तो पहले क्या होगा, विंध्याचल पर्वत, फिर उसके बाद जो हमारी नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद है सतपुड़ा पर्वत, फिर उसके बाद है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम, यहाँ पे ये लिखा भी है VN से नर्मदा और S यानी सतपुड़ा, T से VNST करके आप भी याद रख सकते हो। देन उसके बाद हम बात करें तो हिमालयी नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि ये वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। जो हमारी हिमालयी नदियां हैं, यहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होती रहती है, बर्फ पिघलते रहते हैं, जिसके कारण कि इनको जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहता है। लेकिन
जहाँ यहाँ पे हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर करती है, ठीक है। जब बारिश होगी तभी इनको जल मिलेगा, तो ये सारी नदियाँ वर्षा पर ही निर्भर करती हैं, इसलिए इनमें जो जल है वो कम ज़्यादा होता रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, ठीक है। मतलब कि पश्चिमी घाट से इसका निर्माण होता, उद्गम होता है ज़्यादातर नदियों को, जैसे हमारे उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियों का ये तिब्बत के पास से ज़्यादा उद्गमित हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं पूर्वी की ओर, ठीक है। ये बात याद रखना, नर्मदा ताप्ती छोड़ के, ये तो अपवाद है, सारी नदियां पूर्वी की ओर प्रवाहित होती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये आपको ये यहाँ पे एक डेल्टा दिखेगा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा और कावेरी नदी डेल्टा, ठीक है। तो ये सारे क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। बाकी दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती का, कि कौन सी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की, ऐसी कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में जल गिराती हैं। आपके स्टेट लेवल में और वनडे लेवल में हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का पठार से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। यदि कि जो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें, मीन्स यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे। तो कौन कौन से हो गए, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं। जो सोन नदी हो गई, सोन, नर्मदा और यहाँ पे है नर्मदा, सोन और महानदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद और इसमें से ये तीनों नदियाँ अमरकंटक पठार से निकलती हैं। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है तथा जो हमारी महानदी है वो पूर्वी की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोनों का उद्गम जो तीनों का है वो अमरकंटक पठार से ही होता है, लेकिन इनमें से क्या है कि जो सोन नदी है, ठीक है, वो गंगा में जाके मिल जाती है, फिर उसके बाद बिहार के आसपास यहाँ पे आके गंगा से मिलती है। या जो नर्मदा नदी की बात करें तो वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में अपना जल गिराती है तथा महानदी जो है वो पूर्वी की ओर प्रवाहित होकर बंगाल में अपना जल गिराती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो केरल में पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं, तो पंबार और भवानी और काम्बिनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी, पंबार, पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली जो केरल है, यहाँ से जो नदियाँ यहाँ की ओर प्रवाहित होती हैं उनमें से मुख्य रूप से तीन है, पंबार, भवानी और काबिनी हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं इसलिए इनका नाम नहीं दिया हुआ है। तो कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी, केरल से पूर्वी की ओर तो पंबार, भवानी और काम्बिनी। सो फ्रेंड्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। मीन्स कि इनमें से जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में, जो उनका उद्गम क्षेत्र है, उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, उन सभी के बारे में बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।